कभी सोचा है कि दवा बनाने वाली कंपनियां ये फैसला कैसे करती हैं कि एक फैक्ट्री में बस एक ही दवा बनेगी या कई सारी? ये फार्मा इंडस्ट्री की सबसे बड़ी बहसों में से एक है और इस एक फैसले पर यकीन मानिए बहुत कुछ दांव पर लगा होता है। जरा सोचिए, किसी बड़ी दवा कंपनी का हेड है और एक सरकारी ऑडिटर आकर सीधे सीधे पूछ लेता है, आपने इतनी पावरफुल दवा बनाने के लिए ये शेयर्ड मशीनें कैसे इस्तेमाल कर लीं? क्या जस्टिफिकेशन है आपके पास? उफ, इस एक सवाल का गलत जवाब कंपनी को करोड़ों का नुकसान पहुंचा सकता है। अगर जवाब उन्हें ठीक नहीं लगा तो एफडीए और ईएमए जैसी बड़ी संस्थाएं भारी जुर्माना लगा सकती हैं। अब वो जमाना तो गया जब अंदाजे से काम चल जाता था। नहीं, आज हर फैसले के पीछे एक ठोस साइंटिफिक आधार होना ही चाहिए। तो चलिए इस दुविधा की जड़ को समझते हैं। ये जो फैसला है ना, ये क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट के सिद्धांतों पर आधारित होता है, खास तौर पर ICH Q9 गाइडलाइन पर। ये गाइडलाइन बताती है कि मरीजों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रिस्क को कैसे मैनेज किया जाए। तो ये सिर्फ एक फैक्ट्री चलाने का फैसला नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। जैसा यहाँ देख सकते हैं, दोनों ही ऑप्शंस के अपने फायदे और नुकसान हैं। एक तरफ है डेडिकेटेड फैसिलिटी, जहां सिर्फ एक ही दवा बनती है। ये बहुत सेफ है पर उतनी ही महंगी भी। और दूसरी तरफ है मल्टी प्रोडक्ट फैसिलिटी, जहां एक ही जगह पर कई दवाएं बनती हैं। ये सस्ती और ज्यादा एफिशिएंट तो है, लेकिन यहाँ एक दवा के दूसरी दवा में मिलने का यानी क्रॉस कंटामिनेशन का खतरा हमेशा बना रहता है। तो असली सवाल ये नहीं है कि क्या हम मशीन को ठीक से साफ कर सकते हैं। नहीं, सवाल ये है कि क्या हमें इन मशीनों को शेयर करना भी चाहिए। ये सिर्फ सफाई का मामला नहीं है, ये मरीजों की सुरक्षा से जुड़ा एक बहुत ही बड़ा और बुनियादी फैसला है। तो फिर इस समस्या का हल क्या है? इसका हल है एक ऐसा सिस्टम जिसे रेगुलेटर्स ने भी मंजूरी दी हो। ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो रिस्क का सही आकलन करके एक ऐसा फैसला लेने में मदद करता है जिसे किसी के भी सामने सही साबित किया जा सके। एक मजबूत रिस्क असेसमेंट 3 चीजों पर टिका होता है। पहला, दवा का टॉक्सिकोलॉजिकल डेटा, यानी वो कितनी जहरीली हो सकती है। दूसरा, प्रोडक्ट की घुलनशीलता, यानी वो कितनी आसानी से घुल जाती है। और तीसरा, मशीन का डिजाइन। ये तीनों मिलकर ही एक मजबूत स्ट्रैटेजी की नींव तैयार करते हैं। इनमें सबसे जरूरी है PDE, यानी परमिटेड डेली एक्सपोजर। ये यूरोप और अमेरिका में समझिए गोल्ड स्टैंडर्ड है। आसान भाषा में कहें तो ये बताता है कि कोई इंसान रोजाना किसी दवा की कितनी मात्रा बिना किसी नुकसान के झेल सकता है। अब देखिए, अगर किसी दवा का PDE इतना कम है, इतना कम कि हमारी मशीनें उसे पकड़ भी नहीं सकती, तो फिर कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। उसके लिए एक अलग डेडिकेटेड फैक्ट्री बनाना ही एकमात्र विकल्प रह जाता है। और भी कई बातें हैं जिनका ध्यान रखना पड़ता है, जैसे क्या आपका क्लीनिंग लिक्विड सबसे जिद्दी, सबसे मुश्किल केमिकल को भी साफ कर सकता है? क्या मशीन में ऐसी कोई जगह है, कोई कोना या डेड लेग जहां सफाई करना बहुत मुश्किल हो? जहां कई दवाएं बनती हैं, वहां ऐसी हर मुश्किल जगह एक बड़े खतरे का कारण बन सकती है। अब बात करते हैं एक प्रो टिप की। एक तरीका है जिसे कहते हैं ब्रैकेटिंग। इससे नियमों का पालन करते हुए भी फैक्ट्री को और ज्यादा एफिशिएंट बनाया जा सकता है। इसका सिद्धांत बहुत ही सिंपल है। अगर ये साबित कर दिया जाए कि सफाई का तरीका सबसे मुश्किल, सबसे जिद्दी दवा को भी साफ कर सकता है, तो यह अपने आप ही साबित हो जाता है कि वो बाकी आसान दवाओं को तो साफ कर ही लेगा, है ना? तो ये सबसे खराब या वर्स्ट केस प्रोडक्ट होता कौन सा है? इसकी पहचान 3 चीजों से होती है। वो दवा जो सबसे कम घुलती हो, जो सबसे ज्यादा असरदार हो, यानी जिसका PDE सबसे कम हो, और जिसकी डोज सबसे ज्यादा दी जाती हो। इस टेबल पर जरा नजर डालिए। यहाँ देख सकते हैं कि ड्रग B, जिसकी घुलनशीलता सबसे कम है, और ड्रग C, जिसका PDE सबसे कम और डोज सबसे ज्यादा है, इन्हें वर्स्ट केस माना गया है। इससे ये समझना बहुत आसान हो जाता है कि ये तरीका असल में काम कैसे करता है। और अब सबसे जरूरी बात, एक ऐसा नियम जिसे कोई भी बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं कर सकता। ये सीधा यूरोपियन रेगुलेशन से आता है। EU GMP Annex 15 साफ साफ कहता है, अगर आप सफाई के जरिए जोखिम को कंट्रोल नहीं कर सकते तो आपको एक अलग डेडिकेटेड फैक्ट्री बनानी ही होगी। बिल्कुल सीधी और साफ बात, इसमें कोई कंफ्यूजन की गुंजाइश ही नहीं है। और आखिर में एक सलाह, इस बात का इंतजार मत कीजिए कि कोई इंस्पेक्टर आकर बताए कि आपकी सफाई की प्रक्रिया ही एक बड़ा खतरा बन चुकी है।
हमेशा एक कदम आगे रहना जरूरी है, ताकि एक छोटी सी गलती एक बड़ी मुसीबत ना बन जाए। तो हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। क्या आपकी वैलिडेशन स्ट्रैटेजी सच में इतनी मजबूत है कि वो किसी भी ऑडिट का सामना कर सके? इस पर जरूर सोचिएगा।